नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आर्यस एग्ज़ाम में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मित्रों, आज आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेशन को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मित्रों, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन अर्ध स्वर कहलाता है। मित्रों, इनमें से आपको अर्ध स्वर बताना है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ला। इसमें मित्रों आपको अर्ध स्वर बताना है। यहाँ पर मित्रों जो या, रा, ला और वाह हैं, ठीक है, इनको अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं व्यंजन? इनको मित्रों अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। जो या, रा, ला, वाह हैं, इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर जो अर्ध स्वर की बात हो रही मित्रों, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए या है, इसको अर्ध स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। या को अर्ध स्वर भी बोला जाता है और या को अंत्यस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। माँ जो है मित्रों, ये अस्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अस्पर्श व्यंजन है। माँ जो है अस्पर्श व्यंजन है। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है मित्रों? ये 25 है। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। मित्रों आपको बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। मित्रों यहाँ पर आपको लघुत्तम इकाई बताना है, वो भी सार्थक। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। यहाँ पर मित्रों सार्थक की बात कर दिया। अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो आपको शब्द लगाना है, लेकिन अगर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछ ले मित्रों तो आपको ध्वनि बताना है। ठीक है ना, भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि होती है मित्रों, लेकिन अगर सार्थक की बात करें तो वहाँ पर मित्रों आपका शब्द होगा। ठीक है, इसका जो सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शब्द होगा। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, गोधूम शब्द है। ठीक है, गोधूम कैसा शब्द है मित्रों? देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव। ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझ लेना मित्रों, जो देशज भाषा है, जो हम लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उसे जो है देशज भाषा कहते हैं। जैसे लोटा है, जो लोटा है, पगड़ी है। ठीक है, एक ऐसी भाषा है मित्रों, ये देशज भाषा है। अब तत्सम शब्द जो है, ये संस्कृत भाषा का जो रूप होता है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे आम, संस्कृत भाषा के जो भी शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अग्नि, ये सभी मित्र क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तद्भव, जैसे राजा। ठीक है, ये जो हिंदी शब्द के जो भी शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। संस्कृत शब्द के जो भी शब्द होते हैं हमारे तत्सम होते हैं। विदेशी शब्द मित्रों, जैसे कि हम विदेशी शब्द में क्या होता है, जैसे कि हम विदेशों की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, जो हर देशों में भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे जो है यहाँ पर ले लें मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कैसी भाषा है? ये आपका विदेशी भाषा है। तो मित्रों यहाँ पर आपको गोधूम शब्द का जो है सही उत्तर बताना है। जो गोधूम शब्द है एक कैसा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है मित्रों? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मित्रों बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचाने। ठीक है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को बताना है मित्रों। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए दिया गया है पूर्ण विराम। ठीक है ना, ऑप्शन बी
सी डी। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है मित्रों। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है सभी को पता होगा, ऑप्शन बी जो होगा मित्रों ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन बी जो होगा आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है मित्रों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है संकीर्ण का विलोम है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है मित्रों। संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो यहाँ पर संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है मित्रों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा क्या, विस्तीर्ण मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मित्रों आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी मनई, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी मानव। ठीक है, इसमें आपको जो है तत्सम शब्द का जो है चयन करना है। सॉरी मित्र, जो है तद्भव शब्द का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा ये आपका जो मनई है ये आपका तद्भव भाषा है। ठीक है, कैसी भाषा है, तद्भव भाषा है। ठीक है ना, तद्भव शब्द का है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। दिया गया है गेह शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर आपको गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी गर्दभ्य, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन सी डी गाय। ठीक है ना। यहाँ पर आपको गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है। अब मित्रों गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन जो बी है गर्दभ्य यानी गधा होता है। क्या होता है मित्र, गधा होता है। व्योम जो है ये अमृत का जो है पर्यायवाची है। ठीक है ना, अमृत शब्द का पर्यायवाची है। गाय गेह है, गेह का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए होगा, गृह होगा, क्योंकि गेह का जो होता है घर होता है। ठीक है ना, और घर का जो पर्यायवाची गृह, निकेतन, सदन, ये सब जो है गृह का जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, सदन, निकेतन, ठीक है, ये सब जो है घर, ये सब जो है आपके गेह के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम बोलते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चपल, ऑप्शन डी मूर्ख। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है मित्रों। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है ना, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। और जो कम बोलता है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा मितभाषी। मितभाषी कम बोलने वालों के लिए क्या हो जाएगा, मितभाषी। और जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। आपको बताना है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है। तेली, रंगीला, माली, अलबेली। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताना है तेली, रंगीला, माली और अलबेली। तो इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। जो ऑप्शन बी है इसमें जो है रंगीला में जो है ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बाकी तेली में, माली में, अलबेली में सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन रंगीला में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ मित्रों, इसलिए शब्द आपका भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। एकमात्र सहारा के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। एकमात्र सहारा के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए आँखों का तारा, ऑप्शन बी नाक का बाल होना, ऑप्शन सी अंधे की लाठी, ऑप्शन डी आँखें बिछाना। मित्रों इसका सही उत्तर आपको बताना है एकमात्र सहारा। आप काफ़ी समय से इसको पढ़ रहे होंगे। एकमात्र सहारा
ठीक है ना। आँखों का तारा यानी कि प्रिय होना, बहुत प्रिय लगना या बहुत प्रिय होना, ये आँखों का तारा हो जाता है मित्रों। और अंधे की लाठी का जो है मात्र एक सहारा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मित्रों, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मात्र एक सहारा। आंखें बिछाना का होता है मित्र इंतजार करना, ठीक है ना। आंखें बिछाना, इंतजार करना, और एकमात्र सहारा के लिए सही उत्तर हो जाएगा अंधे की लाठी मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। यदि प्लस यपि, यद्य प्लस अपि, यद्य प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ठीक है। इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। अब आपको बता दें मित्रों, जो यण संधि होता है उसमें जैसे इत्यादि है, ठीक है ना, इत्यादि है, और यद्यपि है। जहाँ पर मित्र आपके किसी भी शब्द में आपके किसी आधे व्यंजन की जो है प्रयोग किया जाए, वहाँ पर ज़्यादातर जो है यण संधि ही होता है। कैसा संधि होता है मित्र? यण संधि। जहाँ पर जो है आधे व्यंजन का प्रयोग किया जाए वहाँ पर यण संधि होता है किसी शब्द में। तो यहाँ पर आपको यद्यपि शब्द का जो है संधि विच्छेद बताना है मित्र। यद्यपि संधि का जो है, यद्यपि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी हो जाएगा मित्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यदि प्लस अपि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। चौराहा शब्द में समास है। आपको चौराहा शब्द में समास बताना है मित्रों। चौराहा शब्द में समास बताना है आपको। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। मित्रों, यहाँ पर जो द्वंद्व समास होता है जिसका प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा रानी, ठीक है, राजा रानी, माता पिता, माता पिता, यहाँ पर भाई बहन, मित्रों भाई बहन, ये सभी क्या हैं? आपके द्वंद्व समास के हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता हो रही है, राजा और रानी की भी। यहाँ पर जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है मित्रों। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जिसका पहला पद क्या होता है मित्रों? संख्यावाचक होता है। वो क्या होता है? वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास जिसका पहले पद की प्रधानता होती है, जहाँ पर पहले पद की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है मित्रों। और चौराहा, चौराहा शब्द में संख्यावाचक का बोध हो रहा है मित्रों। चौराहा में संख्यावाचक का बोध हो रहा है, इसलिए जिस समास में संख्यावाचक का प्रयोग होता है उस समास को द्विगु समास कहते हैं मित्रों। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? मित्रों, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आपको सही उत्तर बताना है मित्रों। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है मित्रों, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है और इसका अर्थ अलग अलग हो। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा मित्रों। और जो श्लेष अलंकार है मित्रों, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार आए और उसका अर्थ अनेक निकले, जो हैं जिस रचना में किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार आए और उसके अर्थ अनेक निकले मित्रों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।
और अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है मित्रों, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मित्रों जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पहचानने का जो ट्रिक है, जैसे किसी भी रचना में आ जाए जानू, मानो, ये सब शब्द आ जाएं तुरंत आपको जान लेना है कि एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। यहाँ पर मित्रों आपको स्थायी भाव किसका निर्वेद है बताना है। ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बताना है मित्रों। जो श्रृंगार रस है इसका जो अस्थायी भाव होता है मित्रों रति होता है। क्या होता है, रति होता है, ठीक है ना। और जो शांत रस होता है मित्रों इसका जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है, निर्वेद। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मित्रों आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। यहाँ पर मित्रों आपको दिया गया है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है ना। ये सभी जो हैं आपके, और यहाँ पर अवधी भाषा दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका जो हो जाएगा एक खड़ी भाषा, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये सब जो हैं मित्रों एक पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। और जो अवधी भाषा है ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है बोली, तो यहाँ पर अवधी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। मित्रों आपको बताना है हिंदी में जो अधिकांश शब्द हैं किस भाषा से आए हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू। तो हिंदी के जो अधिकांश शब्द आए हैं मित्रों वो संस्कृत भाषा से ही आए हैं। उत्तर इसका ए सही होगा। हिंदी के अधिकांश शब्द जो हैं संस्कृत भाषा से ही आए हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों, यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। मित्रों इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया जिजीविषः, जिजीविषः, जिजीविषः और जिजीविषा, ठीक है ना। ए आपका ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है मित्रों, ए भी गलत है। जिजीविषा जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिजीविषा जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है मित्रों। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे ही वीडियो अब तक आता रहे। मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है मित्र का भाववाचक है। आपको बताना है मित्र शब्द का भाववाचक है। ऑप्शन ए बंधुता, ऑप्शन बी मीत, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी शत्रुता। मित्र शब्द का जो है भाववाचक बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा मित्र शब्द का जो भाववाचक बनेगा ऑप्शन सी बनेगा मित्रता। जो मित्र शब्द का जो भाववाचक शब्द बनेगा यहाँ पर मित्रता हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है।
यहाँ पर आपको बताना है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में आपको कौन सा सर्वनाम है मित्रों बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है प्रश्नवाचक। यहाँ पर मित्रों प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है या ठीक है, तो ए होगा नहीं। दूसरा है निश्चयवाचक। यहाँ पर कोई बात निश्चय की ही नहीं जा रही है कि मैं इतने समय में काम कर लूँगा, ठीक है, ए भी ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है ना। ऑप्शन डी दिया गया है संबंधवाचक। यहाँ पर मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें कोई संबंध की बात ही नहीं हो रहा है मित्रों, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। जहाँ पर स्वयं की बात आए, आपकी बात आए, वहाँ पर मित्रों जो है निजवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया है मीरा जोर से हंसे, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। यहाँ पर मित्रों आपको बताना है मीरा जोर से हंसे यहाँ पर किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी डी सकर्मक क्रिया। मित्रों बताना चाहते हैं जो अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो कैसी क्रिया होती है, वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। और जिसमें जो है कर्म होता है जिस वाक्य में वो कैसी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। इसलिए मित्रों यहाँ पर मीरा जोर से हंसे, इसमें कहीं आपके ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मित्रों अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म की बात ही नहीं हुआ है। जिस वाक्य में कर्म की बात नहीं की जाती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है, और जिस वाक्य में कर्म की बात की जाती है वहाँ पर मित्रों सकर्मक क्रिया होता है। याद कर लीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रविशेषण बताना है मित्रों। अब विशेषण क्या होता है जान लीजिए, ठीक है। विशेषण क्या होता है मित्रों, जो विशेषण होता है ये संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है मित्रों। संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। इस वाक्य में आपको मित्रों प्रविशेषण बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी बहुत, ठीक है। तो जो प्रविशेषण है, प्रविशेषण आपका क्या हो जाएगा मित्रों बहुत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो इसका प्रविशेषण बताना था मित्रों जो बहुत है, ये जो है इसका प्रविशेषण है इस वाक्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कवि का स्त्री शब्द है, ठीक है। यहाँ पर कवि का आपको स्त्री शब्द बताना है और कौन सा जो है सही है, ठीक है। कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवित्री, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। जो कवि का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कवित्री। कवित्री जो होगा एक कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। मित्रों आपको इसमें वाक्य में वाच्य बताना है, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताना है। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको सही वाच्य बताना है मित्रों। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो कर्मवाच्य होता है क्या होता है, क्रिया के उस रूप की कर्तवाच्य कहते हैं। किसी क्रिया के उस रूप को
कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो मित्रों, वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वो कर्मवाच्य होता है। और जिसमें भाव की प्रधानता का बोध हो वहाँ पर भाववाच्य होता है मित्रों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया। तो यहाँ पर मित्रों भाव की व्याख्या की जा रहा है। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, भाववाच्य है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर सी हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कैसा जो है वाच्य हो जाएगा मित्र, भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है मित्रों, चिंतामणि के रचयिता हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हरिऔध। ठीक है, यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। जो जयशंकर प्रसाद हैं इनकी एक महाकाव्य है जिसका नाम है मित्रों कामायनी। क्या नाम है, कामायनी। इनका एक महाकाव्य है। इनकी और अन्य रचनाएं हैं जैसे तितली है, झरना है, आंसू है, लहर है। ठीक है, इनकी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी रचनाएं हैं महाकाव्य कामायनी है, तितली है, झरना है, आंसू है, लहर है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है। ये इनकी जो है रचनाएं हैं। अब मित्रों जो चिंतामणि है ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या है, निबंध संग्रह है। और इनकी एक और रचना लिख लो मित्र जो बार बार परीक्षा में आती है, रस मीमांसा। रस मीमांसा जो है इन्हीं की जो है रचना है, रस मीमांसा। रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो इसका जो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है मित्रों, ऑप्शन सी जो होगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 25 क्वेश्चन मित्रों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है मित्रों, कौन सा नाटक भारतेंदु युग का नहीं है। ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी स्वर्ण विहार, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी चंद्रावली नाटिका। यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। ये स्वर्ण विहार जो है ये भारतेंदु युग का जो है भारतेंदु जी का जो है नाटक नहीं है। ये भारत का दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली ये भारतेंदु जी का जो है नाटक है, लेकिन स्वर्ण विहार भारतेंदु जी का नाटक नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। मित्रों आपको ता वर्ग का व्यंजन पता करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी धा। ठीक है ना, यहाँ पर जो है 26 का जो है सही उत्तर बताना है मित्रों। ऑप्शन बी जो होगा ये माँ जो है नहीं होगा। ठीक है, माँ जो है इसका जो है ता वर्ग का नहीं होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एक अनार 100 बीमार यह एक है। एक अनार 100 बीमार क्या है मित्र। ऑप्शन ए मुहावरा है, ऑप्शन बी वाक्य है, ऑप्शन सी वाक्यांश है, ऑप्शन डी लोकोक्ति है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर बताना है मित्रों।
27 का सही उत्तर बताना है मित्रों। एक अनार 100 बीमार जो हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी हो जाएगा लोकोक्ति। लोकोक्ति है जो है, ठीक है, इसका सही उत्तर लोकोक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना मित्रों। ऑप्शन बी दिया गया है लेख को कुशलता पूर्वक लिखना। ऑप्शन सी दिया गया है व्याकरण का सही उपयोग करना। ऑप्शन डी दिया गया है विचारों को बीच संबंध स्थापित ना करना। विचारों को बीच संबंध स्थापित ना करना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी जो होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारों को बीच संबंध स्थापित ना करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह कैसा चिन्ह है, आपको बताना है। यहाँ पर जो गौरव और गाथा के बीच में जो चिन्ह लगा है मित्रों, एक कैसा चिन्ह है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी हंसपद चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी हो जाएगा योजक चिन्ह। जैसे माता पिता इनके बीच में कैसा चिन्ह लगा हुआ है मित्रों, ये योजक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मित्रों, यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशी शब्द, ऑप्शन सी तत्सम शब्द, ऑप्शन डी देशज शब्द। इसका सही उत्तर बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर बताना है। जो संस्कृत के मूल रूप जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो वो कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा मित्रों, सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ मित्रों सेशन समाप्त होता है और आशा करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों ये जो भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। इसलिए आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर करिए ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक मिलता रहे। इसी के साथ मित्रों नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।